जिना अस्पताल लाहौर का सच्चा वाकया। 3 सालों से शौहर कोमा में था। ससुराल वालों ने मुझे नौकरानी बना दिया। आज बच्चा भूख से रोने लगा तो मैं किचन में जाकर इसे भुना हुआ गोश्त प्लेट में डाल कर देने लगी तो अचानक देवरानी आ गई। बोली, मनहूस औरत, अस्पताल में पड़ा तेरा शौहर मर गया है और तो यहाँ ऐश कर रही है। मैं भागती हुई अस्पताल गई तो पूरा अस्पताल सेल था। डॉक्टर्स मुझे मुबारक देने। 3 साल हो गए थे। पूरे 3 साल वो एक ही बिस्तर पर पड़ा था। जिना अस्पताल का वार्ड नंबर 17। ऑक्सीजन मास्क के नीचे इसका चेहरा इतना बदला हुआ था कि कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं आता था कि ये वही शख्स है जिसने कभी मेरी कलाइयों में चूड़ियां पहनाई थीं। मैं रोज सुबह 6 बजे अलिफाटेती, बच्चे को तैयार करती, चुप करवाती, फिर ससुराल के लिए नाश्ता बनाती। सास कहती, अरे बस रोटी सही पक्का लिया कर वरना मरने वाले के मुंह में भी नमक कम लग जाएगा। और मैं मुस्करा देती, क्योंकि अगर बोलती तो तूफान आ जाता। अब मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं रही थी। शादी को 6 साल, शौहर को कोमा में गए 3 साल और मैं एक साया बन चुकी थी। इस दिन अजीब सा सन्नाटा था। बच्चा सुबह से रो रहा था। मैंने इसे कई बार बहलाया पर वो भूख से कांप रहा था। फ्रिज में कुछ नहीं था। एक प्लेट में पिछली रात का भुना हुआ गोश्त रखा था। मैंने इसे चूल्हे पर रखा, हल्का सा गर्म किया, प्लेट में निकाल कर बच्चे के सामने रखा। बस मैंने जैसे ही चम्मच इसकी तरफ बढ़ाया, दरवाजा जोर से खुला। मेरी देवरानी अंदर आई, चेहरा लाल, आंखें चमक रही थीं जैसे कोई बड़ी खबर लाई हो। मनहूस औरत, वो चलाई, अस्पताल में तेरा शौहर मर गया है और ताव यहां गोश्त बयान रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा। मैं दीवानों की तरह भागी, बगैर चादर, बगैर होश, सीधी गिल्ली में निकली, रिक्शा लिया और जिना अस्पताल की तरफ दौड़ी। रास्ते भर मेरा दम घट रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई वो मर गया? फिर अस्पताल के बाहर पहुंचकर मंजर अजीब था। पूरा अस्पताल सेल था। दरवाजे पर पुलिस, रिपोर्टर, कैमरे, हुजूम। मेरे कदम लरजने लगे। मैंने एक नर्स को पकड़कर पूछा, 17 नंबर वार्ड कहाँ है? मेरे शौहर वहां दाखिल हैं। नर्स ने मेरी तरफ देखा, चेहरे पर हैरत, फिर मुस्कुराहट। अरे बीबी, आपको अभी तक खबर नहीं मिली? कौन सी खबर? मेरी आवाज कांप गई। आपके शौहर होश में आ गए हैं। मैं सुनकर पत्थर हो गई। कुछ लम्हे के लिए लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। ना सांस चल रही थी, ना जमीन तले जमीन रही। मैं दौड़ती हुई वार्ड की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद था। बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। मैंने रोते हुए कहा, ये मेरा शौहर अंदर है, मुझे जाने दो। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। एक बोला, बीबी, अंदर वीआईपीज है। डॉक्टर्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। वीआईपीज? मैंने दहरी, वो तो गरीब मजदूर है, इसमें क्या वीआईपी? तभी अंदर से एक शोर सा अलिफाटे। डॉक्टर्स के साथ साथ मीडिया वाले दौड़ते हुए निकले। किसी ने कहा, पाकिस्तान का मेडिकल मौजिज़ा। दूसरा बोला, 3 साल बाद कोमा से जिंदा जागा। और पहली बात मैंने खुद सुनी। इसने कहा, मेरी बीवी कहाँ है? मेरे हाथ कपकपाने लगे। मैं दरवाजा धकेल कर अंदर गई। वही बिस्तर, वही सफेद चादर, लेकिन इस बार वो आंखें खिली थीं, वही आंखें जिन्हें मैंने 3 साल से बस बंद देखे थे। मैं अंदर गई। इसने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराया, तुम वाकई बूढ़ी हो गई हो। मैं रोने लगी। ऐसा लगा जैसे दिल में जमा 3 साल का लावा फट गया हो। तुम्हें होश आ गया? हाँ। लेकिन अब मुझे ये बताओ, ये सब पुलिस वाले, डॉक्टर्स, कैमरे क्यों? मैं खुद हैरान थी। डॉक्टर एक तरफ खड़े एक दूसरे से सरगोशी कर रहे थे। एक बोला, ये मरीज जब होश में आया तो अंग्रेजी में बोलने लगा और ऐसे मेडिकल फार्मूला बता रहा है जो किसी किताब में नहीं। दूसरा हंसते हुए बोला, यार ये बंदा तो गोल्ड माइन निकला। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। 3 साल का कोमा, फिर अचानक होश, फिर ये अजीब व गरीब बातें। इसी दौरान टीवी वालों ने मेरे शौहर के सामने माइक रखा, सर 3 साल कोमा में रहे, अब कैसा लग रहा है? और मेरे शौहर ने एक संजीदा चेहरे के साथ कहा, कोमा नहीं था, मैं तो रिसर्च कर रहा था। कि पूरा वार्ड कहकहों से गूंज गया। डॉक्टर भी हंसने लगे। एक नर्स ने आहिस्ता से कहा, ये कोमा से नहीं जागा, फिल्मी सीन से जागा है। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, चिल्लू जो भी है जिंदा तो है। बस अब ये घर चले और ये ससुराल वाले देखें कि उनका नौकरानी का शौहर वापस आ गया है। इसी लम्हे बाहर से एक आवाज आई, बीबी, डॉक्टर साहिब बुला रहे हैं, फौरन आ जाएं। मैं बाहर गई। डॉक्टर के रूम में फाइल खिली थी। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, बीबी, अब के शौहर के दिमाग में मामूली सी तब्दीली हुई है। कोमा से निकलने के बाद कुछ याददाश्त
बदल गई है। मैंने चौंक कर पूछा, बदल गई यानी क्या? डॉक्टर बोला, यानी अब ये हर चीज नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो एक साइंसदान हैं और इन्होंने कोमा के दौरान कोई बड़ा इंकिशाफ किया है। मैंने माथे पर हाथ रखा, ए अल्लाह, ये तो सच में फिल्म बनने वाली है। इसी दौरान अस्पताल के बाहर हुजूम बढ़ता जा रहा था। मीडिया, पड़ोसी, हत्ता के मेरे ससुराल वाले भी पहुंच गए। सास ने मेरा बाजू पकड़कर कहा, तूने कहा था हमारा बेटा मर गया, देख वो तो जिंदा है। शुक्र कर, अब तो वापस नौकरी पर लग जा। मैंने तेज सांस भरी, ए मुआहे जी, अब नौकरी कौन करेगा? अब तो साहिब खुद इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को। देवरानी जल कर बोली, ताव तो अब फिल्म स्टार बन गई है ना। मैं हंस दी, बस दुआ करो मेरे शौहर फिल्म की तरह बोलना बंद ना कर दे। उसी शाम अस्पताल के बाहर मेले का सा समा था। डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि ये वाकया दुनिया के लिए मिसाल है। किसी ने कहा, ये अल्लाह का करिश्मा है। किसी ने कहा, ये मेडिकल साइंस की जीत है। और मैं सोचती रही, ये तो बस सब्र का इनाम है। 3 साल की अजियत आज एक मुस्कुराहट में बदल गई। वो मेरा बेटा मेरे गोद में था। मैंने इसके कान में कहा, देख बेटा, आज तेरा बाप वापस आ गया। और दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज आई, अब देखना आगे क्या होता है। रात का दूसरा पहर था। पूरा जिना अस्पताल खामोश था, बस मशीनों की बीप बीप और बाहर के दरख्तों में झूलती हुआ मैं इसके बिस्तर के पास बैठी थी। वो आंखें बंद किए हुए था, जैसे गहरी सोच में हो। मैंने आहिस्ता से कहा, कुछ चाहिए तुम्हें? वो अचानक बोला, ओ जी हाँ। एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर और एक कप काफी। मैं चौंक गई, क्या मतलब? तुम्हें आराम करना चाहिए। वो सीधा बैठ गया। नहीं, तुम समझ नहीं रही। मेरे दिमाग में अभी एक फार्मूला आया है। कोमा के दौरान मैंने जो रिसर्च मुकम्मल की थी, इसका नतीजा मुझे याद आ गया है। मैंने अपनी पेशानी पर हाथ रखा। ए अल्लाह, ये तो अभी जागा है और फिर से लेबॉर्ट्री बनाने लगा है। सुबह होते ही डॉक्टर अंदर आए, उनके पीछे न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर भी घुस आए। कैमरे, लाइट्स, सवालात, जैसे अस्पताल नहीं कोई फिल्म का सीट हो। एक रिपोर्टर ने माइक आगे किया, सर, अब कोमा में 3 साल रहे। अपने होश में आते ही जो पहला फार्मूला लिखा, इसमें क्या खास बात है? मेरे शौहर ने बहुत संजीदगी से कहा, वो फार्मूला इंसानियत को बचा सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सब चुप। फिर रिपोर्टर हंसने लगे। डॉक्टर ने मुझे इशारा किया, बीबी, उन्हें अभी मुकम्मल याददाश्त वापस नहीं आई, साथ दें। ये मैंने बेसाख्ता कहा, मैं तो 3 साल से साथ दे रही हूं डॉक्टर साहब, और अब लगता है ये शौहर नहीं पायलट बनने जा रहा है। 2 दिन गुजर गए। मीडिया का शोर कम ना हुआ। अखबारों में सुर्खी छपी, कोमा से जागा शख्स दावा करता है। मैंने ख्वाब में दुनिया की नई साइंस देखी। ससुराल वालों ने अपनी चालें बदल ली। सास बोली, बेटा तो बड़ा आदमी बन गया है, अब तो हमें भी इंटरव्यू देना चाहिए। देवरानी कहने लगी, बावजी का कोमा हमारे नसीब बदलने वाला है। मैं चुप रही, दिल ही दिल में कह रही थी, अल्लाह करे बदल जाएं, मगर किसी का दिमाग नहीं। 3 दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। डॉक्टर ने लिख दिया, मरीज जिस्मानी तौर पर ठीक है, मगर ज़हनी कैफियत गैर मामूली है, मोहतात रहें। मैंने सोचा, 3 साल बाद शौहर वापस मिला है, चाहे साइंसदान ही क्यों ना बन जाए, खैर है। घर पहुंची तो ससुराल का रंग बदला हुआ था। सबके चेहरे पे चमक थी, जैसे लॉटरी निकल आई हो। सास ने कहा, बेटा, तेरी बीवी ने बड़ी खिदमत की, अब तुझे शुक्र अदा करना चाहिए। वो मेरी तरफ मुड़ा, मेरी आंखों में देखा और बोला, बीवी? मैं चौंक गई। हाँ, मैं ही तुम्हारी बीवी हूं। वो संजीदगी से बोला, मुआफ कीजिए, आप गलत फहमी में है। मैं प्रोफेसर जान हूं। ये पूरा घर सुआन। देवरानी ने होंठ दबाए, हंसी रोकने की कोशिश की। सास ने छत की तरफ देखा। अल्लाह खैर करे, कोमा से दिमाग ही बदल गया है। मैंने जब्त करते हुए कहा, जान साहिब, आपके शनाख्ती कार्ड पर नाम कामरान लिखा है और मैं आपकी बीवी जीनत हूं। वो सोच में पड़ गया, फिर बोला, हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक पैराडॉक्स है। मैंने दांत पेश कर कहा, पैराडॉक्स नहीं, बीवी हूं। देवर पीछे से हंसते हुए बोला, भाभी, अब तो प्रोफेसर साहिब से शादी दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने गुस्से से कहा, तुम चुप रहो वरना तुम्हें तजर्बा बना दूंगी। रात को मैंने इसे खाने के लिए बुलाया। वो दस्तरखान पर आया, प्लेट देखी और बोला, ये सालन तो पिछले हफ्ते भी खाया था। क्या तुम लोग टाइम लूप में रहते हो? मैंने ठंडी सांस ली। नहीं, ये महंगाई का लूप है। वो मुस्कुराया, पहली बार कोमा के बाद मुस्कुराया। मैं भी हंस दी, फिर बोला, तुम शायद ठीक कहती हो, मैं कुछ याद कर रहा हूं।
कोई बच्चा था? हाँ, एक छोटा सा बच्चा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, तुम्हारा बेटा, वही जो 3 साल तुम्हें अबू कहने को तरस गया। वो चुप हो गया, फिर अचानक उठकर बोला, मुझे इसे देखना है। मैंने बेटे को बुलाया। छोटा सा कमजोर बच्चा, शर्मीला, बस इतना कह सका, अबू। वो राग गया, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा, बच्चे को गोद में लिया और अचानक हंसने लगा। कितना छोटा तजर्बा है मेरा। मैंने माथे पर हाथ मार लिया। ये मेरा नसीब है या साइंस फिक्शन? दिन गुजरते गए। प्रोफेसर जान, यानी मेरा शौहर, अब घर में छोटा सा लैब बनाने लगा। प्लास्टिक की बोतलों में पानी, सिरका, लीमू, तार और दावा। मैं मुफ्त बिजली बना रहा हूं। महल्ले वाले तमाशा देखने आते। एक बोला, भाई अगर बिजली बन गई तो हम मीटर कटवा दी। दूसरा हंसा, पहले दिमाग की वायरिंग तो सीधी करो। और मैं बावर्ची खाने से चाय पिलाती और दिल में सोचती, शुक्र है हंसता तो है। एक दिन वो बोला, जीनत मैंने सब कुछ याद कर लिया है। मैं चौंकी, सच? हाँ। मुझे याद आया, मैं सिर्फ कामरान नहीं, प्रोफेसर कामरान जान हूं। मैंने कोमा के दौरान जो देखा वो दुनिया बदल देगा। मैंने चुपचाप पूछा, क्या देखा तुमने? वो संजीदगी से बोला, मैंने देखा कि हर इंसान के अंदर एक छोटा अस्पताल होता है जो जब तक उम्मीद जिंदा रहती है खुद मुरम्मत करता रहता है। मैं मुस्करा दी। तो फिर तुम्हारे अस्पताल ने तो बड़ा कमाल किया। 3 साल तक मुझे उम्मीद जिंदा रखी। इसी रात वो अखबार पढ़ रहा था कि अचानक चीख अलफाटे, देखो, जिना अस्पताल ने मुझे दोबारा बुलाया है। वो कहते हैं कि मेरे खून के नमूनों से नई दवा बन सकती है। मैं हैरान रह गई, क्या 3 साल का कोमा अब दवा की कहानी? हाँ जीनत, ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी इम्तिहान है। अगर ये दवा कामयाब हुई तो दुनिया बदल जाएगी। मैंने तंजिया कहा, दुनिया बदले आना बदले, हमारे बिजली के बिल जरूर बदल जाएंगे। वो हंस पड़ा, तुम वाकई मेरा बेहतरीन तजर्बा हो। सुबह के 8 बज रहे थे। घर के दरवाजे पर हुजूम सा था। 2 रिपोर्टर, एक महल्ले की आंटी और ससुराल के तीनों अफराद जिन्हें अब हर वक्त ओ खबर की तलाश रहती थी। सास के हाथ में चाय और जुबान में जहर। जीनत, देखो बेटा क्या बन गया है। अब तो लोग घर के बाहर इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत जाग गई। मैंने दिल में कहा, मेरी किस्मत नहीं, मेरे शौहर का दिमाग जागा है, और वो भी पूरी दुनिया को जगाने के मौड में। प्रोफेसर कामरान जान, यानी मेरा शौहर, लाबी में बैठा था, सफेद कोट पहने, ऐनक लगाए, और सामने एक खाली कप जिसमें वो खुद ही चम्मच हिला रहा था जैसे लेबॉर्ट्री का तजर्बा हो। रिपोर्टर ने माइक आगे किया, सर आपका दावा है कि अपने कोमा के दौरान एक नई दवा दरियाफ्त की, क्या ये सच है? वो संजीदगी से बोला, बिल्कुल। मैंने ख्वाब में देखा कि जिस्म के खलिए बातें कर रहे हैं। मैंने उनकी जुबान समझ ली। रिपोर्टर ने हंसी दबाकर पूछा, वो क्या जुबान बोलते हैं? खलियाती उर्दू। पूरा कमरा कहकहों से गूंज गया। मैंने तकिया से मुंह छुपा लिया। सास ने सस्कारी ली, अरे अल्लाह, ये तो वाकई पागल हो गया। 3 दिन बाद अस्पताल से कॉल आई। डॉक्टर हामिद कह रहे थे, बीबी, आपके शौहर के खून के टेस्ट में कुछ गैर मामूली चीजें मिली हैं। हमें मजीद जांच के लिए उन्हें अस्पताल लाना होगा। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब गैर मामूली? डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, खून में एक ऐसा प्रोटीन है जो आम इंसानों में नहीं होता, और ये कोमा के दौरान बन सकता है। किसी एक्सपेरिमेंट से मेरे दिल में घंटी सी बजी। यानी वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसी शाम मैंने इसे बताया, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे खून में कुछ खास है। वो फौरन उछल पड़ा, मैं जानता था। मैंने कोमा के अंदर इंसान के अंदरूनी सिस्टम को रिबूट किया था। मैंने आंखें घुमाई, रिबूट नहीं, शायद रीसीट हो गया है। वो हंसा, चिल्लू, जो भी हुआ, अब हम वापस अस्पताल जा रहे हैं। वहां मुझे मेरा लैब चाहिए। अगले दिन जिना अस्पताल पहुंचे तो माहौल बिल्कुल फिल्मी था। मीडिया, पुलिस, डॉक्टर सब एक ही आदमी के गिर्द जमा। कुछ कह रहे थे, ये केस दुनिया बदल सकता है। कुछ बोल रहे थे, ये एक मेडिकल मिस्टेक है। डॉक्टर हामिद ने हमें अलग कमरे में बुलाया, फाइल मेरे हाथ में पकड़ाई और बोला, ये आपके शौहर की रिपोर्ट है, लेकिन इसे मत खोलना, पहले सुन लो। मैं सुआन हो गई। क्या हुआ? आपके शौहर के खून में जो प्रोटीन है वो आम इंसानों में नहीं होता। लेकिन पिछले साल अस्पताल में एक खुफिया रिसर्च चल रही थी, एक दवा जो मरीजों के दिमागी खलियों को रिएक्टिव कर सकती थी। तो मुमकिन है आपके शौहर पर वो तजर्बा किया गया हो बगैर इजाजत। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या
یعنی وہ کوما میں نہیں کسی تجربے میں تھا؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں، اور شاید اسی لیے اس کے دماغ نے نئی دنیا تخلیق کر لی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ 3 سال سے میں روز دعائیں مانگتی رہی، اسپتال آتی رہی، سوچتی تھی اللہ معجزہ کرے گا، اور اب پتہ چلا کہ معجزہ نہیں، تجربہ ہو رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ ظلم ہے، کسی کو بتائے بغیر تجربہ۔ وہ بولا، ہمیں افسوس ہے، یہ اس وقت کے ایک ریسرچ ٹیم نے خود سے کیا۔ وہ اب مکھ سے باہر ہیں۔ میرے اندر آگ بھڑک اٹھی، میں یہ سب چھپنے نہیں دوں گی۔ گھر واپس آ کر میں نے خاموشی سے فائل چھپا دی۔ میں جانتی تھی اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ تجربے کا شکار ہوا تو تو ٹوٹ جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ لیکن قسمت نے یہ راز زیادہ دیر چھپنے نہ دیا۔ اگلی صبح وہ فائل میرے ہاتھوں سے پھسل کر اس کے قدموں میں جا گری۔ اس نے اٹھائی، کھولی، اور جیسے وقت رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے لب کاٹے، بس کچھ رپورٹیں تھیں۔ رپورٹ نہیں، تجربہ۔ تو یہ سب سچ ہے؟ میں ایک پروجیکٹ تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کامران، میں نے تو صرف دعا کی تھی کہ تم جاگو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، چہرے پر عجیب سکون اور خوف دونوں تھے۔ زینت، اس کا مطلب ہے میں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوا، مجھے دوبارہ بنایا گیا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں، تم زندہ ہی تھے، بس دنیا سو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا، مجھے اس ریسرچ ٹیم کا پتہ لگانا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، لیکن تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ زینت، اب میں صرف شوہر نہیں، ایک تجربہ ہوں۔ مجھے جاننا ہوگا کہ میرے اندر کیا بدل گیا ہے۔ اسی لمحے باہر سے آواز آئی، پولیس کی گاڑی راکی۔ ڈاکٹر حامد دوڑتا ہوا آیا۔ بی اسپتال میں آگ لگ گئی ہے اور فائلیں جل گئی ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا سب کچھ؟ ہاں، سب ختم، بس ایک مریض بچا تھا، وہی جو تمہارا شوہر ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا، جیسے کسی دوسرے جہان میں چلا گیا ہو، پھر آہستہ سے مسکرایا، پھینکس کبھی مرتا نہیں، راکھ سے دوبارہ اٹھتا ہے۔ میں رو پڑی۔ کامران، تم اب کیا کرو گے؟ پہلے تو ایک کپ چائے، پھر شاید اپنی کہانی خود لکھوں۔ میں ہنسی، مگر دل کے اندر کہیں درد تھا۔ تم واقعی بدل گئے ہو۔ ہاں زینت، لیکن شاید بہتر کے لیے۔ اسی رات میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا، کبھی کبھی زندگی واقعی کسی فلم سے زیادہ عجیب ہوتی ہے، کبھی معجزہ دعا سے نہیں، کسی راز سے ہوتا ہے، اور شاید یہی اس کہانی کا پہلا اخلاقی سبق تھا۔ انسان کی امید کسی دوا سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن جب امید اور سائنس مل جائیں تو معجزے جنم لیتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں جنا اسپتال کے راہداریوں میں وہی سرد روشنی پھیلی تھی۔ میں پھر اسی وارڈ کے باہر کھڑی تھی جہاں 3 سال پہلے میرا شوہر کوما میں تھا، اور اب وہ خود کسی راز کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ کامران نے لیب کو دوبارہ دیکھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب شروع ہوا۔ زینت، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کچھ چیزیں ختم ہی رہنے دینا بہتر ہوتا ہے۔ اس نے سرد سانس لی۔ میں ختم نہیں، سچ جاننا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں اسپتال کے اس حصے میں گئے جو بند کر دیا گیا تھا، دروازے پر زنگ، اندر اندھیرا اور ایک عجیب سی باف۔ کامران نے موبائل کی لائٹ جلائی۔ ہر طرف فائلوں کے ٹکڑے، ٹیسٹ ٹیوب، مشینوں کے کھوکھلے ڈبے۔ ایک فائل کے کور پر لکھا تھا، پروجیکٹ فینکس، فیز آئی میں چونکی او پھینکس۔ یہ تو تمہارا پروجیکٹ تھا، کامران بولا۔ او نہیں زینت، یہ نیا فیز ہے۔ ہم نے فائل کھولی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ او یہ میرا نام کیوں؟ کامران نے کانپتی آواز میں کہا، کسی نے تمہیں اگلا تجربہ بنا دیا ہے۔ میں پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب؟ میں تو مریض نہیں تھی، وہ بولا۔ زینت، یاد ہے پچھلے سال تمہیں اسپتال میں خون کا ایک ٹیسٹ کروایا گیا تھا؟ شاید اسی وقت انہوں نے تمہارا DNA لیا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ او یہ سب کیوں؟ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری تبدیلی تم تک منتقل ہوئی یا نہیں۔ اچانک کمرے کی بتی جھپکی، ایک سائے نے دروازے سے جھانکا۔ ڈاکٹر حامد اندر آئے، چہرہ پسینے سے بھیگا، آنکھوں میں خوف۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کامران نے فائل اس کے سامنے لہرائی۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ تم سمجھ نہیں رہے کامران، تمہارا جسم نارمل نہیں رہا۔ ہم نے دیکھا ہے تمہارے خلیے خود کو ریجنریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا شاید تمہاری بیوی میں بھی وہی خصوصیت ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، تو تم لوگوں نے مجھ پر تجربہ کیا؟ ڈاکٹر خاموش رہا۔ کامران آگے بڑھا، اور پہلی بار اس کی آواز میں طوفان تھا۔
تم لوگوں نے انسانیت کے نام پر انسانوں سے کھیلا، لیکن تم بھول گئے۔ تجربہ تب کامیاب ہوتا ہے جب اس میں روح زندہ ہو۔ ڈاکٹر پیچھے ہٹا، ہم بس سائنس کے لیے، سائنس نہیں لالچ کے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کامران چھوڑ دو، چلی یہاں سے۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی پرانی نرمی تھی جو 3 سال پہلے تھی، وہ نہیں زینت۔ اب وقت ہے سچ کو روشنی میں لانے کا۔ وہ اسپتال کے ریکارڈ روم میں گیا، تمام فائلیں اکٹھی کی اور باہر لان میں آ کر بولا، یہ کہانی اب صرف ہماری نہیں، یہ ان سب کے لیے ہے جن پر دنیا نے تجربے کیے مگر جنہوں نے جینے کی امید نہیں چھوڑی۔ پھر اس نے ایک فائل کھولی اور میڈیا کیمروں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رپورٹر دوڑتے آئے، وہی جو کبھی اس پر ہنستے تھے۔ کامران نے بلند آواز میں کہا، میں پروفیسر کامران جان ہوں۔ میں 3 سال کوما میں نہیں، قید میں تھا، لیکن میری بیوی زینت نے مجھے دعاؤں سے زندہ رکھا۔ اگر اس کا ایمان نہ ہوتا تو میرا پروجیکٹ کبھی انسان نہ بن پاتا۔ وہ میں رونے لگی، پورا اسپتال تالیاں بجانے لگا۔ ڈاکٹر حامد سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسی رات اسپتال کے دروازے کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی، ہوا میں ایک سکون تھا۔ کامران میرے ساتھ بیٹھا اور بولا، زینت، میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے فارمولے کتابوں میں نہیں، انسان کے صبر میں لکھے ہوتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور میں نے سیکھا کہ سائنس کے بعد اگر کوئی چیز انسان کو زندہ رکھ سکتی ہے تو وہ ہے محبت۔ وہ ہنسا، محبت بھی ایک سائنس ہے، بس فارمولہ صرف بیویوں کو آتا ہے۔ میں نے آنکھیں گھمائیں۔ چلو اب یہ فارمولہ فریج صاف کرنے میں لگاؤ۔ وہ دنیا کے کسی اسپتال میں، کسی لیب میں، کسی کوما کے بستر پر شاید آج بھی کوئی کامران اور لیٹا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہر کامران کے پاس کوئی زینت نہیں ہوتی۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ جب دعا، صبر اور محبت ایک ساتھ چلی تو سائنس بھی سر جھکا دیتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی تجربہ نہیں، امتحان ہوتی ہے، اور جو امتحان دل سے پاس کرے وہی اصل میں معجزہ بن جاتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔